चलिए आज बात करते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे शूरवीर की, एक ऐसे राजा की जिनकी बहादुरी की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराणा सांगा की। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर 80 से भी ज्यादा घाव हों, तलवारों के, भालों के, तीरों के। हर एक निशान एक जंग की कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जो उनके कभी ना हारने वाले जज्बे को बयां करती है। और जैसा कि कहा जाता है, ये देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। मतलब उनका हर जख्म देश के नाम था। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, नहीं, ये उनके त्याग का, उनकी महानता का सबूत है। और यही चीज उन्हें इतिहास में एक लेजेंड बनाती है। तो चलिए कहानी को जरा शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, महाराणा बनने से पहले उनका नाम था संग्राम सिंह, और उनका रास्ता कह सकते हैं फूलों का नहीं, कांटों का ताज था। सिंहासन तक पहुंचना उनके लिए एक असली अग्नि परीक्षा थी। हुआ ये कि एक भविष्यवाणी ने उनके भाइयों को ही उनका दुश्मन बना दिया। सोचिए जरा, सत्ता की लड़ाई इतनी बढ़ी कि उनके अपने ही भाई ने उनकी एक आंख फोड़ दी। पर इन मुश्किलों ने संग्राम सिंह को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। इसने उन्हें वो महाराणा सांगा बनाया जिन्हें इतिहास आज भी याद करता है। और फिर 1508 में वो आखिरकार मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। अब राजा बनने के बाद महाराणा सांगा ने वो कर दिखाया जो सदियों से किसी ने नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ मेवाड़ को नहीं संभाला, बल्कि जो राजपूत राज्य हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, उन सबको एक झंडे के नीचे ले आए। ये बहुत बड़ी बात थी। उनकी फौजी कामयाबियों का अंदाजा लगाइए। मुगलों के आने से बहुत पहले सांगा ने मालवा को हराया, गुजरात को हराया, और तो और दिल्ली के ताकतवर सुल्तान इब्राहिम लोधी को एक नहीं 2-2 बार शिकस्त दी। इन जीतों ने उन्हें उस वक्त नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर शासक बना दिया था। पर बात सिर्फ लड़ाई की नहीं थी। सांगा सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक विजनरी रूलर भी थे। उन्होंने गैर मुसलमानों पर जो जजिया टैक्स लगता था, उसे खत्म कर दिया। आर्ट और लिटरेचर को बढ़ावा दिया। और कमाल की बात यह है कि वो अपने हारे हुए दुश्मनों से भी बहुत इज्जत से पेश आते थे। इसी वजह से उन्हें हिंदू पथ की उपाधि मिली, मतलब हिंदुओं का रक्षक। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। सेंट्रल एशिया से एक नई ताकत हिंदुस्तान में दाखिल होती है। नाम ज़हीरुद्दीन बाबर। और यहीं से शुरू हुआ वो टकराव जिसने हिंदुस्तान की तारीख, उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। शुरू में तो सांगा को भी यही लगा कि बाबर दूसरे हमलावरों जैसा ही है, आएगा, लूटेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर वापस नहीं गया। उसने पानीपत जीता और खुद को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। तब सांगा को एहसास हुआ कि ये कोई मामूली लुटेरा नहीं है, ये एक नया साम्राज्य बनाने आया है, और अब इसका सामना करना ही पड़ेगा। और सामना किया भी जबरदस्त तरीके से। खानवा की बड़ी लड़ाई से ठीक पहले बयाना में सांगा की राजपूत सेना ने बाबर के मुगल फौज को बुरी तरह हराया। इस जीत ने मुगलों का हौसला पस्त कर दिया था और यह साबित कर दिया कि राजपूतों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो अब सीन सेट था खानवा के मैदान में। चलिए देखते हैं दोनों तरफ क्या क्या था। एक तरफ थे सांगा, जिनकी सेना बहुत बड़ी थी, अपने घर में लड़ रहे थे, और बहादुरी तो खैर कूट कूट कर भरी थी। दूसरी तरफ था बाबर, जिसके पास डिसिप्लिन सोल्जर्स थे, नई नई टेक्नोलॉजी थी और जीतने का एक जुनून था। मुकाबला वाकई टक्कर का था। लेकिन जो असली फर्क था ना, वो था टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी का। सांगा की फौज पारंपरिक राजपूत बहादुरी पर भरोसा कर रही थी, सीधा हमला। वहीं बाबर अपने साथ तोपे और बंदूकें लाया था। उसने तुलुगमा नाम की एक खास टैक्टिक इस्तेमाल की, मतलब सामने से उलझाओ और किनारों से घेर कर मारो। ये असल में दो सेनाओं की नहीं, दो अलग अलग जमानों की लड़ाई थी। लड़ाई अपनी पीक पर थी और तभी एक तीर आकर महाराणा सांगा को लगा और वो बेहोश हो गए। और जैसे इतना काफी नहीं था, ठीक उसी वक्त उनके एक कमांडर सिलहदी ने धोखा दे दिया। वो अपनी टुकड़ी लेकर बाबर से जा मिला। ये डबल झटका था जिसे राजपूत सेना झेल नहीं पाई। ये सांगा की जिंदगी की पहली और आखिरी बड़ी हार थी। अब खानवा की हार के साथ ही इतिहास में एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया, एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिस पर आज भी हिस्टोरियंस में बहस होती है। सवाल बहुत सीधा सा है, क्या महाराणा सांगा ने ही बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए बुलाया था?
क्या ये सच है? तो चलिए देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। एक तरफ है बाबर, जो अपनी किताब बाबरनामा में साफ साफ लिखता है कि सांगा ने उसे न्योता भेजा था। लेकिन दूसरी तरफ मेवाड़ या किसी और भारतीय रिकॉर्ड में इस बात का कोई जिक्र तक नहीं है। ज्यादातर मॉडर्न हिस्टोरियंस का भी यही मानना है कि सांगा इतने पावरफुल थे कि उन्हें बाबर को बुलाने की जरूरत ही क्या थी। ये न्योता शायद दिल्ली सल्तनत के ही कुछ नाराज सरदारों ने भेजा होगा। तो खानवा का नतीजा जो भी रहा, महाराणा सांगा की लेगेसी, उनकी विरासत उस एक हार से कहीं ज्यादा बड़ी है। देखते हैं कि इतिहास उन्हें आखिर किस तरह याद करता है। 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में। ये नंबर ही अपने आप में उनकी हिम्मत की कहानी कहता है। खानवा तो बस एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। और शायद सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उन्हें किसी और से नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन से मिला। बाबर ने खुद अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि राणा सांगा हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक थे। अब दुश्मन से मिली तारीफ से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। तो आखिर में महाराणा सांगा को कैसे याद किया जाता है? उन्हें राजपूत वीरता के एक सिंबल के तौर पर देखा जाता है, एक ऐसे लीडर के तौर पर जिसने बिखरे हुए राज्यों को एक किया और मुगल एम्पायर की नींव रखने वालों के सामने सबसे बड़ी और आखिरी चट्टान बनकर खड़ा हुआ। तो इस कहानी को यही खत्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ। जरा सोचिए, अगर खानवा की जंग का नतीजा कुछ और होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास कैसा होता?